दोस्तों, विक्रम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए वहाँ के सबसे बड़े और नामी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उनको मालूम चलता है कि इस स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही एडमिशन होता है। तो फिर उसके बाद विक्रम जो है अपने बच्चे को टेस्ट के लिए अंदर भेज देता है और उसके बाद वेटिंग रूम में बैठ करके विक्रम अपने बच्चे का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से विक्रम की जो नज़र है वहाँ के प्रिंसिपल पर पड़ जाती है। जैसे ही विक्रम प्रिंसिपल मैडम को देखते हैं, देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर उसके बाद विक्रम उस प्रिंसिपल मैडम से अपना चेहरा छुपाने लगता है। छुपाते हुए वो बाहर की ओर निकलने लगता है। तभी अचानक प्रिंसिपल मैडम का भी नज़र उस विक्रम पर पड़ जाता है और विक्रम को देखते ही प्रिंसिपल मैडम भी बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इधर विक्रम ये सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई है, इसे तो मैंने लात मार करके भगा दिया था और फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा गरीब घर की थी, फिर ये यहाँ कैसे पहुँच गई। ये सारी बातें सोच करके विक्रम काफ़ी परेशान हो रहा था। तभी जो है प्रिंसिपल मैडम विक्रम को अपने पास बुलाती है और फिर उसके बाद जो वहाँ पर होता है उसको देख करके स्कूल का माहौल बदल जाता है। वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर कहानी क्या थी? विक्रम और प्रिंसिपल मैडम के बीच में आखिर रिश्ता क्या था? प्रिंसिपल मैडम से विक्रम अपना चेहरा छुपा करके आखिर भाग क्यों रहा था? आइए जानते हैं पूरी कहानी का सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरा यकीन है ये कहानी आप सभी को बहुत कुछ सिखा करके जाएगी, खासकर उन महिलाओं को जिनका तलाक हो जाता है और तलाक के बाद काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी अंजलि नाम की एक लड़की की है। अंजलि अपने माता पिता और अपने बहनों के साथ में दिल्ली में रहा करती थी। अंजलि के पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और अंजलि दो बहनें थी, जिसमें से कि अंजलि सबसे बड़ी थी। अंजलि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि अंजलि के घर पर एक आदमी आता है और अंजलि के पिताजी से अंजलि के शादी के बारे में बात करने लगता है और फिर वो अंजलि के पापा से कहता है, देखिए लड़का बहुत ही सुंदर है, लड़का का काम प्रॉपर्टी डीलर का है और बहुत ही अच्छे खासे घर से हैं और उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं है। पैसा तो वो अपने में बहुत ही ज़्यादा कमाता है। उनके पास अच्छा खासा घर भी है, गाड़ी है, सारा फैसिलिटी है। बस उनको चाहिए तो एक अच्छी सी लड़की चाहिए। अगर आप कहें तो मैं अंजलि के बारे में उस आदमी से रिश्ते की बात कर सकता हूँ। तो फिर इस पर अंजलि के पापा कहते हैं कि इतने बड़े घर से वो हैं, इतना अच्छा खासा कमाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो दहेज भी काफ़ी ज़्यादा मांगेंगे जो कि हम दे नहीं पाएंगे। तो फिर इस पर वो आदमी कहता है कि बिल्कुल आप इस बात का चिंता मत कीजिए, क्योंकि उनके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, इसलिए उनको पैसे से कोई लालच नहीं है, उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनको चाहिए तो एक अच्छी सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो फिर इस पर अंजलि के पापा कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप बात को आगे बढ़ाइए। अगर अंजलि को इतना अच्छा घर मिल जाता है कि उनका परिवार भी इतना अच्छा है, इतना बुद्धिमान है, तो इससे ज़्यादा अच्छा और खुशी की बात क्या हो सकती है। वो आदमी इस बात को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से चले आते हैं। दोस्तों, जिस लड़के से अंजलि की शादी लग रही थी उस लड़के का नाम था विक्रम। अब उसके बाद वो आदमी जो है विक्रम के घर पर जाता है और फिर उसके बाद इस शादी के बारे में सारी बातें करता है। उसके बाद जो है अंजलि का फ़ोटो भी उन लोगों को दिखाता है। उनके घर में सभी को अंजलि का फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। विक्रम को भी अंजलि का फ़ोटो काफ़ी पसंद आ जाता है, क्योंकि दोस्तों अंजलि तो भले ही गरीब घर की लड़की थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। और इसी वजह से विक्रम के माता पिता अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद 2 महीने के अंदर ही दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों, शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल तो चली जाती है और उसके बाद 10-15 दिन तक तो सारा चीज़ ठीक चल रहा होता है, सब हंसी खुशी से कट रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लगभग 15-20 दिन बीत जाता है उसके बाद जो है विक्रम की जो बहन होती है और विक्रम की जो बड़ी भाभी होती है, वो सभी कोई मिल करके अंजलि को काफ़ी ताना मारने लगती है। उनको हर वक्त बुरा भला कहने लगे थे, किसी न किसी बात को लेकर के अंजलि को डांट दिया करते थे।
हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते थे। वो लोग तो यहाँ तक भी कह दिया करते थे कि तुम तो एक गरीब घर की लड़की हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो सिर्फ नौकरों की तरह काम करो। और इसी तरह से दोस्तों कभी कदाल मिस्टेक से किचन में चाय वगैरह बनाते हुए में अगर चाय की कप वगैरह अंजलि के हाथ से गिर जाया करता था, तब तो उनके घर वाले अंजलि को काफ़ी भला बुरा कहना चालू कर देते थे, जिस वजह से अंजलि जो है काफ़ी परेशान हो चुकी थी अपने शादी के 15-20 दिन के अंदर ही। और फिर अंजलि अपने पति विक्रम से भी ये सारी बातें बताया करती थी कि मैं हमसे कोई भी छोटी मोटी गलती अगर हो जाती है तो इसके लिए तुम्हारे घर के सारे परिवार मुझे काफ़ी ताना देते हैं, मुझे काफ़ी भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर विक्रम जो है वो अंजलि को ही डांट दिया करते थे और कहते थे कि मेरे घर का जो सिस्टम है, मेरे घर में जो भी है उसको तुम्हें सीखना ही होगा और मेरे घर का कोई भी आदमी खराब नहीं है, वो जो कहे जैसे कहे उस तरह से तुम्हें रहना होगा, वही काम तुमको करना होगा। एक बात हमेशा तुम ध्यान में रखो अंजलि कि तुम्हें गरीब घर से उठा करके महलों में लाया गया है, इसलिए तुम्हें हर किसी का बात मानना होगा और नौकरों की तरह इस घर में काम तो करना ही पड़ेगा और इसके आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें सुन करके अंजलि काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके बाद वो रोने लगती है कि मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है। और उसके बाद रोते हुए में वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और उसके बाद सारी बातें अपनी माँ से कह डालती है। तो फिर अंजलि की माँ अंजलि को समझाती है कि बेटा अभी तो 15-20 दिन ही तुम्हारी शादी को हुआ है, इसलिए कुछ वक्त कटाओ, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा इस तरह से तो हर किसी के फैमिली में लगता है, लेकिन जैसे ही 2-4-6 महीने 1 साल कट जाएगा सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दुख और सुख दोनों को झेलना सीखो। अब दोस्तों अंजलि भी बड़ा मासूम लड़की थी, वो भी सोचने लगती है कि शायद सही कह रही है माँ, हो सकता है कि 2-4-6 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। अभी मैं नई नई आई हूँ, इसीलिए किसी को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे मैं घुलते मिलते जाऊँगी सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद यही सब सारी बातें सोच करके अंजलि चुपचाप वहाँ पर रहने लगती है, सारे घर के काम काज को देखने लगती है और अपना दिन गुजारने लगती है। और फिर दोस्तों इस तरह से समय गुजरते हुए में लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक मालूम चलता है अंजलि को कि अंजलि प्रेग्नेंट है और फिर उसके बाद अंजलि काफ़ी खुश हो जाती है ये जान करके वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। और फिर उसके बाद वो विक्रम का आने का इंतज़ार करती है। उसके बाद जैसे ही विक्रम को ये बातें बताती है, ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम अचानक से पूरा गुस्सा में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अभी बच्चा उच्चा नहीं चाहिए, इस बच्चे को तुम ख़त्म कर दो, दवाई खा लो या फिर बच्चे का एबॉर्शन करवा दो। और फिर दोस्तों यही बात लेकर के दोनों में काफ़ी झगड़ा लड़ाई हो जाता है, क्योंकि अंजलि का कहना था कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती हूँ, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। अब दोस्तों उसके बाद काफ़ी झगड़ा होने लगता है दोनों के बीच में यही लेकर के, क्योंकि विक्रम का बार बार यही कहना रहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहता हूँ और अंजलि का कहना था कि मैं इस बच्चे को जन्म किसी भी हाल में देना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद अंजलि के जिद के कारण विक्रम चुप हो जाता है और फिर उसके बाद इस तरह से लगभग 1 महीना और बीत जाता है। लेकिन एक दिन दोस्तों अंजलि और विक्रम अपने कमरे में सोए रहते हैं, रात के करीब 12 बज रहा होता है। तो उस रात में विक्रम तो पूरी नींद में सो रहा था, लेकिन अंजलि जो है वो सो नहीं रही थी, वो बगल में लेटे हुए अपने बच्चे के बारे में कुछ कुछ सोच रही थी और मन ही मन में खुश हो रही थी। तभी विक्रम के मोबाइल में अचानक 10-15 व्हाट्सएप मैसेज लगातार घुसना चालू हो जाता है। तो नोटिफिकेशन का आवाज़ लगातार सुन करके अंजलि सोचती है कि अभी इस वक्त कौन मैसेज कर सकता है, देखती हूँ कौन है। और फिर विक्रम का मोबाइल उठा करके जैसे ही व्हाट्सएप खोल करके उसका मैसेज पढ़ना शुरू करती है, वैसे ही अंजलि का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। क्योंकि दोस्तों विक्रम जो है वो व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी सारी लड़कियों से बातचीत किया करता था और वो सारा जो चैट था वो इसी तरह से व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ था। विक्रम उस मैसेज को डिलीट भी नहीं किया था। अब उसके बाद अंजलि उस मैसेज को पढ़ने जब लगती है तो पूरी रात मैसेज को पढ़ने लगती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक लड़की का मैसेज नहीं था, उसमें कई सारी लड़कियों का मैसेज था। और फिर अंजलि का पूरी रात इसी तरह से वो मैसेज पढ़ते पढ़ते बीत जाता है। उसके बाद सुबह जैसे ही होती है,
सुबह होने के बाद विक्रम जगता है। उसके बाद विक्रम और अंजलि के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। अंजलि कहती है, विक्रम मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे सिवा किसी और लड़की के साथ संबंध बनाओगे, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी भी हाल में तुमको दूसरे के साथ नहीं देख सकती हूँ। इस पर विक्रम कहता है कि देखो, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने पसंद के हिसाब से कर रहा हूँ। तुम्हें जो ज़रूरत है वो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए सारी सुविधा मिल रही है। रहने के लिए भी एक अच्छा सा बंगला मिला है, जो कि तुम्हें आज तक नसीब नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। देखो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करो। तो फिर इस पर अंजलि कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी तो शादी मुझसे हुई है, इसलिए मेरा हक है जानने का कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्या करने वाले हो। और तुम अगर ऐसा बात कहोगे कि मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो बोलना बहुत ही गलत बात है। ऐसा तुम्हें कभी नहीं बोलना चाहिए था मुझसे। विक्रम, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं कभी भी ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और फिर इस तरह से काफ़ी देर तक दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। उसके बाद अंजलि काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके बाद अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। उसके बाद सारी बातें बताती है अपनी माँ को और कहती है कि माँ देखो, अब मैं इस घर में किसी भी हाल में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं दूसरी कोई भी कष्ट को काट सकती हूँ, मैं दूसरी कोई भी दुख तकलीफ को मैं झेल सकती हूँ, लेकिन मेरा जो पति है विक्रम, वो भी मेरे साथ नहीं है। और मैं ये भी सह सकती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि विक्रम किसी और लड़की के साथ संबंध बनाए, कहीं और नाजायज संबंध रखे, मैं ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और इस तरह से रोते हुए में अंजलि कहती है, माँ मैं इस घर में अब किसी भी हाल में नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। अब दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद भी अंजलि की माँ अंजलि को काफ़ी समझाने की प्रयास करती है। बहुत देर तक उनसे बातचीत में समझाते रह जाती है कि बेटा ऐसा कोई कदम नहीं उठाओ, ऐसी कोई गलती नहीं करो जिससे कि आगे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ जाए। लेकिन माँ को समझाने के बावजूद भी अंजलि माँ की बात भी उस दिन नहीं मानती है, क्योंकि विक्रम अंजलि के साथ काफ़ी मारपीट भी कर चुका था। इसलिए अब उसका इस घर से बिल्कुल भी दिल उठ चुका था और वो घर छोड़ करके निकल जाती है। और उसके बाद थाने में जाती है सबसे पहले, और थाने में जाकर के विक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाती है। और फिर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अंजलि अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है। और फिर घर पहुंचने के बाद अपने पापा से सारी कहानी वो कहती है, सारी बातें बता देती है कि किस तरह से विक्रम जो है किसी और लड़की से संबंध रखता है। वो कई सारी लड़कियों के साथ में नाजायज संबंध बनाते रहता है, मौज मस्ती करते रहता है और मुझे मारते पीटते रहता है। मुझे वहाँ नौकरानी के तरह सभी लोग काम करवाते हैं, मुझे कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। अब दोस्तों, जब अंजलि के पापा ये सारी बातें अंजलि के मुंह से सुन लेते हैं, तो अंजलि पापा के पास में भी समझाने के लिए कुछ नहीं बचता है और फिर वो भी चुप रह जाते हैं कि अंजलि को अब समझाने का समय ही खत्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, अंजलि अपने माता पिता के साथ में ही रहने लगते हैं। और फिर इस तरह से होते हुए लगभग 6 महीने होते हैं। 6 महीने के बाद जो है अंजलि एक बच्ची को जन्म देते हैं। वो बच्चा लड़की रहती है। दोस्तों, जिस समय अंजलि प्रेग्नेंट हुई थी, उसी समय से अंजलि और विक्रम के बीच में झगड़ा चालू हो चुका था। उसी समय से विक्रम इस बच्चे को गिराना चाहता था और अंजलि इस बच्चे को बचाना चाहती थी। और फिर इस तरह से जो झगड़ा चालू रहता है, दोनों के बीच में अनबन चलते ही रह जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दोनों अलग हो ही जाते हैं और फिर अंजलि अपने घर माता पिता के यहाँ रहने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, इसी वजह से वो अपने मायके में ही अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर उसके बाद 2-3 साल तक वो अपने माता पिता के पास ही रह करके अपने बच्चे को पालती है। और फिर इस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण करते करते बच्चे का उम्र लगभग 4-5 साल का हो जाता है। उसके बाद अंजलि का एक दोस्त दिल्ली में रहा करती थी, उसको अंजलि फोन लगाती है जिसका नाम प्रीति था। और फिर प्रीति से बातचीत करते हुए कहती है कि प्रीति देखो, अगर हो सके तो मेरे लिए कोई काम ढूंढ दो, जहाँ पर तुम रहती हो वहीं आसपास में कोई वैसा काम हो जो कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं काम को करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी अब लगभग 4-5 साल का हो चुका है। तो फिर इस पर प्रीति कहती है कि देखो, तुम तो बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की हो, अगर तुम कहो, मेरे ही घर के बगल में एक बहुत ही अच्छा सा स्कूल है, मैं बात कर सकती हूँ वहाँ पर। अगर हो सकता है
कि शायद तुम्हें मौका मिल जाए वहाँ पढ़ाने का। और फिर स्कूल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नामी स्कूल है, इसलिए अगर उसमें हो जाता है तुम्हारा तो सैलरी भी तुमको अच्छा खासा मिल जाया करेगा। तो फिर इस पर अंजलि कहती है कि बिल्कुल तुम सही कह रही है प्रीति, तुम एक बार मेरे लिए बात करके वहाँ पर देखो, अगर वहाँ काम बन जाता है तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। और फिर उसके बाद प्रीति अंजलि के लिए उस स्कूल में बात करती है। उसके बाद वहाँ पर अंजलि को बुलाया जाता है, अंजलि वहाँ पर जाती है और उसके बाद अंजलि इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में भी अंजलि पास हो जाती है और फिर अंजलि उसके बाद 9th और 10th क्लास को फिजिक्स पढ़ाने का काम करने लगती है। और फिर दोस्तों उसके बाद स्कूल के ही आसपास में अंजलि एक किराए का रूम ले लेती है और फिर अपने बच्ची के साथ में वहीं पर रहने लगती है और उस स्कूल में जॉब करने लगती है। और फिर दोस्तों उसके बाद इस तरह से अंजलि को पढ़ाते पढ़ाते उस स्कूल में लगभग 2-3 साल और बीत जाते हैं। अब दोस्तों अंजलि में एक और खूबी क्या थी कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, इसलिए वो अपने शांत स्वभाव के कारण बड़े ही अच्छे से अपने स्कूल में अपना काम किया करती थी। स्कूल में जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों से लगभग बहुत ही अच्छा व्यवहार अंजलि का रहता है। वहाँ पर और भी जितने टीचर होते हैं उन सभी के साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार अंजलि का रहता है। अब दोस्तों अगर स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो अंजलि को पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, बहुत ही अच्छा माना करते थे। यानी कि अंजलि को स्कूल में मान सम्मान काफ़ी मिलता था, उसमें कोई कमी नहीं था। और फिर एक दिन दोस्तों ऐसा आता है कि स्कूल के प्रिंसिपल का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और फिर उस समय स्कूल में एडमिशन का काम भी चल रहा होता है। तो इस वजह से प्रत्येक दिन स्कूल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाया करता था और फिर स्कूल का काम को चालू रखने के लिए प्रिंसिपल का सारा कार्यभार अंजलि के हाथों में दे दिया जाता है। और फिर प्रिंसिपल बताते हैं मेरी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं इस पद को संभाल लूँगा, लेकिन जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती है तब तक अंजलि तुम अपने इस कार्यभार को अच्छे तरीके से निभाओ, अच्छे से संभालो और कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करो। दोस्तों वैसे तो अंजलि काफ़ी बुद्धिमान थी, पढ़ी लिखी भी अच्छी थी, इसलिए उन्हें ऐसा पद संभालने में कोई दिक्कत नहीं था, वो काफ़ी समझदार थी। तो फिर वो उसी दिन से प्रिंसिपल का कार्यभार संभालने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि अंजलि का जो तलाकशुदा पति होता है विक्रम, वो अपने बच्चे को लेकर के उसी स्कूल में आ जाता है एडमिशन करवाने के लिए। जब विक्रम स्कूल में आता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, इसलिए उसे टेस्ट के लिए पहले भेजना पड़ेगा, तब जा करके उसका एडमिशन होगा। और फिर इसी वजह से विक्रम अपने बच्चे को स्कूल के अंदर भेज देता है टेस्ट के लिए। और फिर प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर में वेटिंग रूम बना हुआ था, वहीं पर बैठ करके विक्रम इंतजार करने लगता है अपने बच्चे का। और फिर उसके बाद बैठे बैठे विक्रम सोचता है कि क्यों ना तब तक मैं ये जान लूँ कि यहाँ पर कितना खर्च है एडमिशन का, कितना लग जाएगा एडमिशन का, क्या खर्च है, किताब कॉपी टाई बेल्ट वगैरह जो भी यहाँ का सुविधा अपनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, क्या क्या सामान मुझे स्कूल से ही मिल जाएगा और क्या ऐसा सामान बच जाएगा जो कि मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का जानकारी जब तक कि मेरा बच्चा टेस्ट दे करके आता है इतने ही देर में मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करके जान सकता हूँ। और फिर दोस्तों यही सब बातें सोच करके विक्रम उठता है और फिर ऑफिस की ओर बढ़ता है। जैसे ही ऑफिस का गेट खोलता है और फिर प्रिंसिपल की कुर्सी पर अंजलि को बैठा हुआ देखता है अचानक से, तो देखते ही विक्रम का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दोस्तों जैसे ही आधा ही दरवाजा खोला होता है विक्रम उसको वैसे ही छोड़ता है और उसके बाद विक्रम वापस लौट आता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी दोस्तों प्रिंसिपल मैडम उसको देख लेती है और उसके बाद प्रिंसिपल मैडम आवाज दे करके उसको अंदर बुला लेती है। तब विक्रम जो है ऑफिस के अंदर जाता है और उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाता है चुपचाप और सर को झुका करके बस बैठा ही रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है। वो काफ़ी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगता है। लेकिन अंजलि विक्रम को देख करके काफ़ी परेशान और हैरान हो जाती है। और फिर उसके बाद अंजलि पूछती है विक्रम से कि क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है यहाँ पर। तो इस पर विक्रम कहता है कि मैं भी यही बात जानना चाहता हूँ कि इस ऑफिस में और वो भी प्रिंसिपल की कुर्सी पर तुम कैसे बैठी हुई हो, आखिर यहाँ तक तुम कैसे पहुँची। तो इस पर अंजलि कहती है कि मैं इस स्कूल का टीचर हूँ, इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, अभी मैं कुछ दिनों से प्रिंसिपल का पद संभाल रही हूँ। अच्छा खैर
ये बताओ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। तो फिर इस पर विक्रम कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आया था। उसके बाद अंजलि कहती है कि तुम्हारा बच्चा कौन सा है। तो इस पर विक्रम कहता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने 1 साल के बाद ही एक और शादी कर लिया और उसके बाद मुझे एक बच्चा पैदा हुआ। उसी बच्चा का एडमिशन करवाने के लिए मैं इस स्कूल में आया हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम यहीं पर नौकरी कर रही हो। तो फिर उसके बाद विक्रम कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से दूर है, तो फिर यहाँ पर तुम कैसे रहती हो, कहाँ पर रह रही हो। इस पर अंजलि कहती है मैं यहाँ स्कूल के पास में ही एक रूम किराए पर ली हूँ और मैं और मेरी बच्ची दोनों साथ में यहाँ पर रहा करते हैं और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अच्छी खासी सैलरी है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरा हो जाती है। उसके बाद विक्रम पूछता है कि तुम बच्ची के साथ में रह रही हो, किसकी बच्ची के साथ रह रही हो, कौन बच्ची है। इस पर अंजलि कहती है कि वो बच्चा किसी और का नहीं है बल्कि वो बच्चा तुम्हारा ही है। तो फिर उसके बाद अंजलि उसे याद दिलाती है कि वो बच्चा याद करो वही है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तुम कहा करते थे कि इस बच्चे को गिरा दो, एबॉर्शन करवा लो, इस बच्चे को जन्म नहीं देना है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि मैं किसी भी हाल में इस बच्चे को जन्म दूंगी और मैं अपने मायके आने के बाद अपने बच्चे को जन्म दी और उसके बाद उसी बच्चे को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दी हूँ और उसके बाद अपने बच्चे को लेकर के अपने साथ रह रही हूँ। इस पर विक्रम कहता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, मैं अपने बच्चे को एक बार देखना चाहता हूँ। इस पर अंजलि कहती है कि तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है, अगर तुम्हारा बच्चा है तो फिर अपने बच्चे से आज तक तुम कभी मिले ही नहीं हो, ना ही वो बच्ची अपने पापा से मिल पाई है। मैंने उसे जन्म दिया, मैं उसे पाल पोस करके इतनी बड़ी की हूँ, आज अपना बच्चा कहने के लिए आए हो, तुम ही बताओ वो बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है। तो फिर इसके बाद विक्रम जो है काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है अंजलि से कि नहीं प्लीज़ मेरे बच्चे से मुझे मिला दो, मैं अपने बच्चे को एक बार देखना चाहता हूँ कि कितना बड़ी हो गई है, किस तरह से लग रही है, मुझे अपने बच्चे से एक बार मिलने दो। तो फिर उस पर अंजलि कहती है कि देखो मैं ऐसा तो कभी नहीं करूँगी, तुम याद करो उस समय जिस तरह से तुम मेरे साथ किया और जिस तरह से तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों के अलग हो जाने के बाद बच्चे का परवरिश कैसे होगा, बच्चे का जन्म कैसे होगा, इसके बारे में जरा भी तुमने ख्याल नहीं किया। काफी सारी बातें होती है अंजलि और विक्रम के बीच में, लेकिन फिर भी अंजलि अपने बच्चे से विक्रम को मिलवाना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। और फिर विक्रम का जो बच्चा टेस्ट के लिए गया रहता है, उस बच्चे का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद उस बच्चे का नर्सरी में एडमिशन भी हो जाता है। और फिर विक्रम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के बाद अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन दोस्तों अपने बच्चे का एडमिशन करवा देने के बाद विक्रम अक्सर उस स्कूल में आया करता था, कोई न कोई बहाना लेकर के, फीस जमा करने के बहाने वो अक्सर इस स्कूल में आया करता था और उसके बाद अंजलि से मिला करता था। लेकिन अंजलि को इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशानी होती थी, अंजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर अंजलि इस तरह से एक दिन वहाँ का जो गार्ड होता है उसे कह देती है कि मैं जब तक ना कहूँ तब तक मेरे केबिन में किसी भी पेरेंट्स को नहीं भेजना। अब दोस्तों इस तरह से जब भी विक्रम आया करता था, वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो विक्रम को अंजलि से मिलने से मना कर दिया करता था। और फिर इस तरह से दिन गुजरते चला जाता है, लगभग 2-3 साल और कट जाता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, अंजलि को प्रिंस नाम के एक लड़के से मुलाकात हो जाता है। प्रिंस अंजलि को अंदर ही अंदर काफ़ी पसंद किया करता था। इस तरह से दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगता है। अब अंजलि को भी कुछ दिनों में काफ़ी पसंद आ जाता है, क्योंकि अंजलि भी सोच रही थी कि ज़िंदगी तो अभी काफ़ी लंबी है और इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और फिर जैसे ही अंजलि ये सारी बातें सोच करके प्रिंस से दोस्ती करता है, प्रिंस से बातचीत करने लगता है, अंजलि को भी प्रिंस का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगने लगता है, प्रिंस काफ़ी पसंद आने लगता है। तभी अंजलि अपने दिमाग में सोचती है कि क्यों ना प्रिंस के साथ ही ज़िंदगी बिताया जाए, प्रिंस के साथ रिश्ता जोड़ लिया जाए। और फिर दोस्तों एक दिन ऐसी आ जाती है कि प्रिंस अंजलि को प्रपोज कर देता है। अंजलि तुरंत उसी दिन प्रिंस का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों के बीच में काफ़ी प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद प्रिंस अगले ही दिन होटल में मिलने के लिए अंजलि को बुलाने लगती है, तो वो तुरंत समझ जाती है कि आखिर प्रिंस का इरादा क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। और फिर उसके बाद अंजलि जो है प्रिंस को मना कर देती है कि देखो अभी मैं तुमसे मिलने जुलने वाली काम नहीं कर सकती हूँ, अभी सबसे पहले हम लोग शादी करेंगे,
उसके बाद ही आगे कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रिंस जो है वो अच्छी तरीका से ये सारी बातें जानता था कि अंजलि के पास एक बच्ची भी है और अंजलि तलाकशुदा है। यही सारी कहानी, जितनी भी अंजलि की बीती हुई बातें हैं, वो सारी चीज़ों को प्रिंस अच्छे से जान रहा था। इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रिंस जो है अंजलि का मौके का फायदा उठाना चाहता था। अंजलि के साथ शारीरिक संबंध बना करके मौज मस्ती करके अपना मौका का फायदा उठाना चाहता था। और फिर दोस्तों एक दिन ऐसा ही फिर से प्रिंस करता है, दारू वगैरह पी करके होटल में एक कमरा ले लेता है और उसके बाद कमरे के अंदर जा करके वहीं से कॉल करता है प्रिंस अंजलि को और कहता है कि मैं होटल में कमरा ले चुका हूँ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तुम जल्दी से इस होटल में आ जाओ। लेकिन दोस्तों उस दिन भी अंजलि जो है वो प्रिंस से मिलने से मना कर देती है। अब प्रिंस जैसे ही ये मना करने की बात सुनता है, वो अंजलि को काफ़ी भला बुरा कहना शुरू कर देता है और फिर इस तरह से बात बढ़ते बढ़ते प्रिंस जो है अंजलि को गाली गलौज भी कर देता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अंजलि तुरंत समझ जाती है कि प्रिंस जो है सिर्फ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, वो मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है। और फिर आगे की जिंदगी अपनी बच्ची के साथ ही वो बिताने लगती है और फिर उसके बाद अपने जीवन में पूरी लाइफ वो कभी भी शादी नहीं करती है। दोस्तों आज के समाज में भी ज्यादातर यही देखा जाता है, जिन महिलाओं का तलाक हो चुका होता है उनके साथ कोई न कोई इसी नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं और उनके मौके का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचने लगते हैं कि ये तो तलाकशुदा महिला है, इनके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, इसे कुछ भी कर लो, इसका मौका का कितना भी फायदा उठा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। दोस्तों अंजलि अभी भी उसी स्कूल में पढ़ा रही है और वो प्रिंसिपल का पद छोड़ करके वहाँ का टीचर का पद संभाल रही है और उसी तरह से जैसे पहले पढ़ाया करती थी उसी तरह से आज भी पढ़ा रही है और अच्छे से अपने काम को संभाल रही है और उसकी बच्ची भी लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखी है और फिर इसी तरह से दोनों का जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।